जैसे ही स्क्रीन आ जाए आपको यस लिख दीजिएगा इधर मैसेज में। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले बारी उन लोगों की कल जो लेट हो गए थे या जिन्होंने रिकॉर्डेड सुना था, और उनके कुछ क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हैं। इधर मैसेज करें जिस जिसका क्वेश्चन है, और हम स्टार्ट करते हैं। जिसका क्वेश्चन नहीं है वो नो क्वेश्चन लिख के सेंड कर दे। जिसका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखे, या वो सिर्फ कहे आई हैव अ क्वेश्चन। उबैद, जो भी आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, आई एम इमेज टैग का, आई थिंक नहीं एंकर टैग का पूछा था आपने, वो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम? चलिए ठीक है। अच्छा जी, बाकी मोहम्मद बाकिर का भी आ गया, ओके। मेरा ख्याल है किसी का क्वेश्चन नहीं है जो इस टाइम अवेलेबल है। एक्चुअली कई लोगों के पास तो इंटरनेट का कुछ इशू वगैरह आता है ना, तो फिर वो ऐड होने में उनको प्रॉब्लम आ रही होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब तक हमने मुझे काफ़ी मैंने आपकी ईमेल्स मुझे मिल गई थी कई लोगों की, और मैंने अभी तक आपकी जो असाइनमेंट हैं वो आगे चेक नहीं किए हैं। इंशाल्लाह आपको सारों के जो मार्क्स हैं और रिमार्क्स वो मंडे को मिल जाएंगे। अब तक जो 3 असाइनमेंट हो चुकी हैं उनके, और उसके बाद आज हम हमारा जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है, जो बेसिक्स हमने पढ़नी थी HTML की, जो एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको ज़रूरी तौर पे जाननी चाहिए, जो जो एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, वो हमारे आज कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। और इससे आगे हम इंशाल्लाह CSS स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है वो हमारा CSS का होगा, और फर्दर हमारी CSS चलेगी, देन स्टार्ट। हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उनमें तकरीबन हमारे पास फ्रेजिंग टैग्स हो गए। हमने अगर जो स्टार्ट में क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी, जो हमने टाइप्स पढ़ी थी, उसमें एक हमारे पास क्लासिफिकेशन दी गई थी लास्ट पे, जिसमें हमारे पास फ्रेजिंग टैग थे, हमारे पास कुछ जो टाइप्स दी पढ़ी थी हमने, फ्रेजिंग टैग थे, उसमें एम्बेडेड थे। दीपक, आप एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे? माइक अनम्यूट करिएगा। क्या हाल है, ठीक ठाक है ना? अच्छा, ये बताएं कि हमने स्टार्ट में कुछ टाइप्स पढ़ी थी पहले या दूसरे लेक्चर में, HTML टैग्स की। उनमें से कुछ थोड़ी सी आप बता सकते हैं? हाँ जी। चलें, कोई बात नहीं, दोहरा लीजिएगा, उनको अच्छी तरह से याद करें। मोहम्मद तकी, आप माइक अनम्यूट कर लें। दीपक, आप म्यूट कर लें। वालेकुम अस्सलाम। ये जो आपने पेयर्ड और अनपेयर्ड बताए हैं, ये भी एक टाइप है, लेकिन ये क्लासिफिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू सिंटैक्स। ठीक है। मैं विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस पूछ मैं विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस या विद रिस्पेक्ट टू यूजेज पूछ रहा हूँ। उसमें कितनी टाइप्स थी हमारे पास? हमने आपने सेक्शनिंग एलिमेंट, उसके बाद उसको फ्रेजिंग एलिमेंट्स, एम्बेडेड एलिमेंट्स, ये याद है आपको? मैं इनके बारे में एक्चुअली क्वेश्चन कर रहा था। तो इनमें बाकी की जो चले ठीक है, मैं आपको खुद बता देता हूँ, क्योंकि ये थ्योरी में चीज़ें आती हैं और इनको भी याद रखना ज़रूरी होता है, ठीक है ना? तो चले, आप सब जो हैं उनको दोहरा लीजिएगा एक दफ़ा। अच्छा, उसमें हमारे जो तकरीबन बाकी के हैं वो हो चुके हुए हैं सारे।
जितनी क्लासिफिकेशन जितनी हमने इस क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस जो है थी लास्ट में जो हमने पढ़ी, जिसमें हमारे पास तकरीबन छः टाइप्स आई थी। फ्रेजिंग टैग्स थे, उनमें एम्बेडेड टैग्स थे, हेडिंग टैग थे, सेक्शनिंग एलिमेंट्स थे। उसके अंदर हमारे पास यानी ये एलिमेंट्स जो थे इनमें से हम तकरीबन बाकी के पढ़ चुके हैं। हमारे पास दो टाइप्स रहती हैं। सबसे जो पहली टाइप जो हमारे पास रह गई है दो टाइप्स में से, वो है एम्बेडेड एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद रह गई हमारे पास सेक्शनिंग एलिमेंट्स। स्क्रीन मेरी सबके पास क्लियर आ रही है ना? किसी के पास कोई अटक वगैरह तो नहीं रही है? मैं एक मिनट स्क्रीन चेंज करता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा, अब जो एम्बेडेड एलिमेंट्स हैं, अब आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं और देन फिर सेक्शन पढ़ेंगे। तो एम्बेडेड एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू आप कोई भी एक्सटर्नल चीज़ या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मल्टीमीडिया के रेलेवेंट हो, उसमें इमेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इमेज के अलावा हमारे पास मीडिया की दो टाइप्स बचती हैं, इमेज और टेक्स्ट के अलावा। बेसिकली मीडिया की चार टाइप्स होती हैं, ठीक है। मैं एक मिनट यहाँ नोटपैड ओपन करता हूँ। डेटा जो होता है, इसकी बेसिकली चार टाइप्स होती हैं। ये बेसिक टाइप्स में बता रहा हूँ। अब डेटा टाइप्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं आम जो डाटा हमारे पास मौजूद होता है वो चार टाइप्स में होता है। या तो वो टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। वेब के अंदर भी जो शो होता है या तो वो टेक्स्ट हो सकता है या इमेज हो सकता है, या फिर वो कोई वॉइस हो सकती है जिसको हम ऑडियो भी बोलते हैं, ठीक है। और या फिर कोई वो वॉइस और ऑडियो का मिक्सचर, यानी कि जिसमें दोनों चीज़ें शामिल हो जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको वीडियो कहते हैं, ठीक है। अब तक हम ये जो दो टाइप्स हैं, टेक्स्ट को कैसे वेबसाइट में ऐड करना है और इमेज को कैसे ऐड करना है, ये पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट को ऐड करने के लिए फ्रेजिंग एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। इमेज को ऐड करने के लिए ये भी तकरीबन फ्रेजिंग एलिमेंट्स में ही लाई करता है, जो इमेज का IMG टैग जो हमने पढ़ा है, ठीक है। ये इनके साथ बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बार बार ऐड भी कर रहे हैं। आपका मैंने क्वेश्चन देख लिया है रिंकी। मैं अभी इसका बाद में आंसर करता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली डाटा की चार टाइप्स होती हैं, ठीक है। हमने ये दो पढ़ ली हैं। इनको किस तरह से हमने वेब में रिप्रेजेंट करना होता है, किस तरह से ये प्रेजेंट किया जाता है, ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ऑडियो एंड वीडियो को किस तरीके से हम वेब के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, वेब के अंदर लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम पढ़ते हैं आज जो पहला टैग पढ़ने जा रहे हैं वो है ऑडियो का टैग, ठीक है। ऑडियो की जो टाइप्स आपका यानी HTML जिनको सपोर्ट करता है वो तीन टाइप्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ जी। HTML सपोर्टेड टाइप्स, ठीक है। ऑडियो की बात कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहली टाइप जो है, जो बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है, आप लोग उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, MP3, ठीक है। कोई MP3 का नाम आ जाए तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि ऑडियो। माइक पहले किसी का चला था, चलें ठीक है, म्यूट हो गया। अच्छा, उसके बाद MP3 सबसे पहले सपोर्ट करता है ये HTML। उसके बाद हमारे पास ऑडियो की जो दूसरी टाइप है वो है .ogg, ठीक है। डॉट के बाद ये जो लगाए जाते हैं, कंप्लीटली लिख देता हूँ .ogg। और दूसरी और जो तीसरी टाइप है वो है वेव, ठीक है। ये हमारे पास ये तीन टाइप्स हैं, ये तीन फॉर्मेट्स हैं, ये तीन एक्सटेंशन हैं जो वाली ऑडियो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं हम कि अब ऑडियो का टैग लगाते कैसे, ठीक है। उसका सिंटैक्स देखते हैं। ऑडियो,
उसके बाद आप एक इसमें एट्रीब्यूट लगाएंगे कंट्रोल्स का। उसके बाद इसको यहाँ पे टैग को क्लोज कर दिया। इसको हमने यहाँ क्लोज किया। इसके अंदर एक चाइल्ड टैग जो इसका लगाया जाता है वो है सोर्स का। जैसे हमने इमेज देखा, इमेज में क्या होता है, IMG लगाते हैं, उसके बाद SRC लगा के उसका सोर्स दे देते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वे है। सोर्स का एक टैग लगाया जाता है इसमें, ठीक है। सो एक मिनट, ये है सोर्स। उसके अंदर फिर आप एट्रीब्यूट एक लगाते हैं SRC का, वही एट्रीब्यूट जो आप इमेज के अंदर लगाते हैं, IMG के अंदर लगाते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू, अब मैं अपने फोल्डर में, आज के लेक्चर का जो फोल्डर है उसमें चला जाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ ऑडियोज़ रखी हुई हैं। सबसे पहले ये ऑडियो को मैं इंसर्ट करता हूँ champion.mp3, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से रीनेम करके इसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। कंप्लीट एक्सटेंशन के साथ आपने लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे सोर्स, इसमें मैंने ये पेस्ट कर दिया। ये मैं आपको ये बता दूं कि ये जो index.html फाइल है, ये वाली फाइल है जो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखी है, ठीक है। उसी फोल्डर में ये पड़ी हुई है और उसी फोल्डर में ये HTML फाइल भी पड़ी है, इसीलिए मैं जस्ट फाइल का नेम लिखा, ठीक है। SRC और फिर फाइल का नेम, यानी उसका एड्रेस देते हैं यहाँ पे। उसके बाद आप स्पेस दे के इसकी टाइप लिखते हैं, ठीक है। टाइप इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, और टाइप किस तरह से देनी है, क्योंकि ऑडियो है तो हम यहाँ पे लिखते हैं audio / mp3, ठीक है। इसको करके ये टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यहाँ पे सोर्स का टैग हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम एक मैसेज लिखते हैं, ठीक है। मैसेज क्या हो कि अगर आपकी ये फाइल उसको ना मिले, आपकी फ़ाइल पड़ी नहीं है पाथ पे, या कोई एरर आता है, तो यहाँ पे एक एरर आ जाना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर आपका ब्राउज़र इस टैग को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, या इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता, जैसे IE9 में अगर, या इससे पहले का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 से पहले का अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये नहीं, MP3 जो है या OGG ये सपोर्ट नहीं होगी। तो इसलिए आप एक मैसेज भी यहाँ पे लिख देंगे। ये मैसेज ओपन लिखना है आपने कि अगर आपकी फ़ाइल ना मिले या फॉर्मेट सपोर्ट ना करे तो एक एरर आ जाए, एरर मैसेज आपने लिखना है। मैं उससे पहले हम इसको डिस्प्ले करा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, तो ये आपके पास इमेज ये आपके पास एक मीडिया प्लेयर की यानी कि शक्ल आ गई है, ठीक है। ये हर ब्राउज़र का अपना दिया होता है। जैसे अगर आप इसी फाइल को, मैं ये इसका एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और फायरफॉक्स में जाता हूँ, यहाँ ओपन करता हूँ इसको। यहाँ जाके ओपन करूँगा तो यही प्लेयर डिफरेंट नज़र आएगा। इसकी वजह क्या है कि ये फायरफॉक्स का प्लेयर है, जो HTML का डिफ़ॉल्ट प्लेयर फायरफॉक्स ने ऑफ़र किया है वो ये है, ठीक है। और जो क्रोम देता है वो ये वाला होता है, ठीक है। क्रोम का थोड़ा सिंपल है। मैं अपने सिस्टम की ऑडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। सिस्टम साउंड मैंने शेयर किया आपके साथ। उसके बाद अब हम इसको प्ले करते हैं। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि, ठीक है। आप में से किसी का माइक चल रहा है तो वो म्यूट कर लें, चेक कर लें अगर जिसका माइक चल रहा है। आपको ऑडियो सुनाई दे रही है, आवाज़ आ रही है आपको मेरे सिस्टम की जो ऑडियो है? आप में से किसका माइक चल रहा है? माइक अपने अपने चेक करें, जिसका म्यूट नहीं है म्यूट कर लें, फिर आवाज़ आएगी। शहबाज अपना माइक म्यूट कर लें आप। और अच्छा, ये प्ले हो गया है। ये जो साइन है ये शो कर रहा है कि दिस टैब इज़ प्लेइंग ऑडियो, ठीक है। इसका आई थिंक कुछ ये ऑडियो का इशू है, जिस वजह से आपके पास ऑडियो नहीं आ रही है इसकी। तो मैं ये अपना माइक मैंने म्यूट किया, अपना माइक मैं म्यूट करता हूँ। अब आप देखिए कि आपको आवाज़ आई है या नहीं आई। आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। ये प्लेबैक का कुछ इशू होगा तो इस वजह से ओके ओके,
चलें ठीक है। लेकिन ये प्ले कर रहा है, ये ऊपर साइन शो हो रहा है। ठीक है, बाय द वे मुझे भी सुनाई दे नहीं रही है क्योंकि आप में से किसी का माइक मिस्टेकनली चल रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी नॉइस आ रही है बीच में ना। तो अपने अपने माइक चेक करें तो मे बी फिर आ जाए आवाज़। लेकिन आवाज़ सुनाने का शुरू, ये अब देख रहे हैं आपने, इसने प्ले कर दिया ठीक है। लेकिन प्ले करने का आप देखें तो जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये स्टार्ट में पॉज ही होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग फॉर्म से, बिल्कुल स्टार्ट पे ही आपका मतलब ये सीकिंग हेड जो है ये यहाँ पे खड़ा हुआ है और आपको प्ले करना पड़ता है। अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा पेज लोड हो ये ऑडियो खुद ब खुद प्ले हो जाए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप सबको आउटपुट मिल जाएगी जब आप अच्छा सॉन्ग का नेम, जो भी सॉन्ग मर्जी आप यहाँ पे चलाना चाहें चला सकते हैं, कोई issue नहीं। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये पेज लोड हो, अगर मैं फ़िलहाल इसको दोबारा लोड करके आपको दिखाता हूँ। ये मैंने लोड किया तो प्ले नहीं हुआ, प्ले होने इसका मकसद क्या है कि प्ले हुआ नहीं है, मुझे करना पड़ेगा जाके इसको प्ले। आप फ़र्ज़ करते हैं आपने वेबसाइट के आपने कोई प्रमोशन लगाई हुई है कि जैसे ही कोई बंदा आए वेबसाइट के ऊपर आएगा तो आते ही उसको एक ऑडियो प्ले हो जाए, ठीक है ना। आपने एक यहाँ पे मीडिया प्लेयर यानी आपने एक ऑडियो MP3 इसमें की हुई है इम्बेड, और आप चाहते हैं जो भी यूज़र आए आते ही उसको ये इसमें कोई वेलकम का मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपने ऑडियो रखा है, आप कहते हैं वेबसाइट लोड होते ही प्ले हो जाए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे अपने कोड में आते हैं। तो आपको करना ये होगा जहाँ पे आपने ये कंट्रोल्स लिखा है इसके बाद आपको एक एट्रीब्यूट लगाना है ऑटो प्ले का, ठीक है। ऑटो प्ले का आप यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाएंगे तो ये क्या करेगा, अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ जाके इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये रिफ़्रेश करने के साथ ही जो है म्यूज़िक प्ले हो गया, यानी ऑडियो खुद बहुत चलना स्टार्ट हो गई है। तो ये वाला काम किससे करेंगे, ये हम ऑटो प्ले के एट्रीब्यूट से करेंगे। अब मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ VLC ओपन करता हूँ। यूसुफ आप अपना माइक अनम्यूट करिएगा। यूसुफ आप जी, हेलो यूसुफ आप मुझे सुन रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले बताएं ठीक ठाक हैं आप, लेट आए हैं क्लास में? अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताएं लूप क्या किस चीज़ को कहते हैं, आम लैंग्वेज में अगर बात करें तो लूप क्या होता है? यानी एक दफ़ा एक चीज़ बिल्कुल एक दफ़ा एक चीज़ एंड हुई है तो अगर मैं उसको प्ले करना चाहता हूँ दोबारा उसको दोबारा से खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए, मुझे ना करनी पड़े, ठीक है ना। सही है, यही चीज़ है, आप यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सही सही सही, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही कहा। दीपक आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हेड और टेल यानी क्या स्टार्टिंग और बिगनिंग अगर मिला दी जाए तो फिर उसी उसी को ही लूप कहते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ तो इधर मैं वो जो सेम ऑडियो है उसको मैं इधर ड्रैग करके यहाँ पे जब प्ले करूँगा तो अब देखिए ये मैंने इसको क्या किया कि ये जब यहाँ पे सॉन्ग जाके एंड होगा, एंड होने के बाद यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी खुद ही। अभी देखते हैं इसकी, ये सॉन्ग एंड हुआ और यानी कि मतलब सॉन्ग यहाँ पे एंड हो गया, दोबारा शुरू नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि जो भी सॉन्ग हो वो स्टार्ट हो और ख़ुद ही जाके एंड यानी वो एंड हो और ख़ुद ही फिर स्टार्ट हो जाए, जैसे प्लेलिस्ट होती है ना कि बार बार एक सॉन्ग चलता रहे। तो इसको भी लूपिंग कहते हैं और इसके लिए VLC मीडिया प्लेयर में एक बटन होता है, जैसे ये है, इसको मैंने प्ले किया, प्ले करने के बाद ये बटन है,
मैं इस पे ले जाता हूँ तो ये लूप का बटन है, इसको यानी कि आपने अगर ऑन करना है, एक दफ़ा आप प्रेस करेंगे तो क्या है, ये जितने भी सॉन्ग्स होंगे पूरी प्लेलिस्ट को बार बार चलाता रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये क्या है, ओनली वन सॉन्ग जो होगा उसको बार बार चलाई जाएगा, यानी जिसको मैंने जो ऑन है, जो इस टाइम एक्टिव सॉन्ग है उसी को ही बार बार चलाएगा, अगली पूरी प्लेलिस्ट को नहीं चलाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट की भी एल भी यूज़ करते हैं, यानी क्योंकि ये लूप है इसका। तो बेसिकली मैं समझाना चाह रहा हूँ जिनको जो प्रोग्रामिंग में न्यू है या जो थोड़े से मतलब क्लास यानी का छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं, जिस तरह से 10th और 9th के भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास में हैं, तो उनके लिए बेसिकली मैंने कहा कि लूप उस चीज़ को बार बार खुद ब खुद किसी चीज़ के रेपिटेशन, किसी चीज़ को बार बार दोहराना, इसको कहते हैं लूप। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी ऑडियो है, ठीक है, ये जब ख़त्म हो, एक दफ़ा एंड हो जाए, तो ये खुद ब खुद ये एंड ना हो, ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये जैसे अब पॉज हो गई है, ये पॉज ना हो, ये फिर से स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, अपने यहाँ पे नोटपैड में आऊँगा और जहाँ मैंने ऑटो प्ले का दिया है उससे आगे मैं एक और एट्रीब्यूट दे दूँगा लूप का, ठीक है। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, ये पेज को मैंने रिफ़्रेश किया। अब ऑटो प्ले तो है ही, यहाँ पे जाके ये 39, 40, 45, ये 2 मिनट एंड 45 सेकंड्स की है। 45 सेकंड्स के बाद आप देखते हैं तो इसने क्या किया, फिर से खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये चीज़, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं एक लास्ट चीज़ जो इस टैग में रह गई है, वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि ऑडियो तो चलती रहे, लेकिन वैसे तो ये इतना कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है कि जो यूज़ हो सिवाय इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है कि मसलन कि ऑडियो चलती भी रहे और स्टार्ट से ही म्यूट आए, ठीक है ना। अगर यूज़र चाहे तो उसको अनम्यूट कर ले, लेकिन हाँ फेसबुक इसको अब यूज़ कर रहा है। अब इस टाइम फेसबुक ने ये वाला फ़ीचर यूज़ करना स्टार्ट किया है। वो कैसे कि जब आप एक वीडियो आपकी स्क्रॉल करते हुए नीचे वीडियो आएगी तो प्ले हो रही होती है, ठीक है, लेकिन उसकी ऑडियो म्यूट होती है, ठीक है। इसी तरह से आप ये फ़ीचर अगर अपने वेब पेज में लगाना चाहते हैं कि ऑडियो चलती तो हो लेकिन उसकी आवाज़ ना आए, ठीक है, स्टार्ट में म्यूट आए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप यानी एक स्पेस देके एक एट्रीब्यूट लगा देंगे म्यूटेड का, ठीक है। इसको सेव करता हूँ और जहाँ जाके इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा, अब देखिए चल रही है ऑडियो, लेकिन यहाँ पे भी दिस पेज इज़ प्लेइंग ऑडियो ये लिखा हुआ आ जाता था, लेकिन अब नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आवाज़ आ ही नहीं रही है, ठीक है। स्टार्ट से ही जब ये चलेगा, ऑडियो चल तो रही होगी, फाइल चल रही होगी, लेकिन यहाँ पे इसकी आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो अब हम एक और चीज़ ये करते हैं कि यहाँ पे एक एरर मैसेज अगर शो करवाना है, कई दफ़ा ऐसा होता है कि फाइल नहीं मिलती या कोई भी प्रॉब्लम आती है या सपोर्ट नहीं करती, तो फाइल नॉट सपोर्टेड का आप एरर देखते हैं अक्सर, ठीक है। तो या फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एरर आए अगर फाइल सपोर्ट किसी ब्राउज़र में नहीं होती तो, ठीक है। फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ जाके मैं इसको रिफ़्रेश करूँ। इसमें तो चल रही है, मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में जाता हूँ, आई थिंक इसमें ये सपोर्ट नहीं करेगा MP3 को। मैं कॉपी करके इसमें इस पेज को लोड करता हूँ, तो अब आप देख रहे हैं MP3 को ये ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता, तो ये क्या करेगा, ये जो हमने एरर मैसेज नीचे दिया हुआ है फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हैं, आप स्पेसिफाई कर दें जी MP3 नॉट सपोर्टेड बाय योर ब्राउज़र, नॉट सपोर्टेड बाय योर ब्राउज़र, प्लीज़ चेंज और अपडेट योर ब्राउज़र, ठीक है। ये मैसेज आप
शो करवाना चाहते हैं, जिस ब्राउज़र में ये सपोर्ट ना करे वहाँ पे ये मैसेज शो हो। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको हम यहाँ रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे नीचे इसी फाइल को यहाँ जब हम रन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे ये फ़ाइल चलना स्टार्ट कर देती है। लेकिन चूँकि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये सपोर्टेड नहीं है MP3, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एरर मैसेज शो करवा देंगे। ठीक है, एरर मैसेज को आप मुख्तलिफ़ तरीके से भी शो करवा सकते हैं। आप इसका कलर CSS के ज़रिए से चेंज कर लें, आप इसको बोल्ड कर लें, इटैलिक कर लें, इस पर पूरा पैराग्राफ लगाना चाहें लगा सकते, कोई इशू नहीं है, वो उसको शो करा देगा ये। ठीक है, उसके बाद ये मैं फाइल क्लोज़ हो गई, इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? ऑडियो किस तरीके से हम लगा सकते हैं? जिसको कोई इशू है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला बिल्कुल इससे मिलता जुलता टैग है, उसमें बहुत कम चीज़ें समझाने वाली है। ओके जी, नो क्वेश्चन जी, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद तकी, मोहम्मद शहबाज और यूसुफ, आपको कोई क्वेश्चन है तो मोहम्मद बाकिर, अब्दुल वहाब नहीं आ सकते। ओके ठीक है, अच्छा जी, अब हम ये तो पता चल गया जी ऑडियो कैसे हम अपने इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं, सेम बिल्कुल यही तरीका है वीडियो को भी इंसर्ट करने का। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, मैं इसी का एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसमें करना क्या होगा, जस्ट आपने वीडियो को यानी ऑडियो को वीडियो से रिप्लेस कर देना है। बिल्कुल स्ट्रक्चर यही है, सिंटेक्स सारा यही है, और एट्रीब्यूट्स भी आप सारे यही वाले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लूप का यहाँ भी फंक्शन वही है, सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें ऑडियो के साथ पिक्चर भी नज़र आती है, जैसे रेडियो और टीवी में फ़र्क होता है, वही ऑडियो और वीडियो के टैग में फ़र्क है। ठीक है, सोर्स उसी तरह से लगेगा। अगर वीडियो सपोर्ट नहीं होगी तो नीचे एरर मैसेज वैसे ही शो होगा। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों का फ़र्क है कि आपने ऑडियो का नेम चेंज करके वीडियो कर देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो चीज़ चेंज करनी है, यहाँ पे भी आपने टाइप ऑडियो है और इसको भी वीडियो कर देना है। उसके बाद जो फॉर्मेट्स इसको सपोर्ट करता है HTML, वो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब वीडियो के फॉर्मेट्स की बात करते हैं तो HTML सपोर्टेड टाइप्स जो हैं वो कौन सी होती हैं, MP4 जो है उसको जो ये सपोर्ट करता है। उसके बाद डॉट वेबएम, ये फ़ाइल आपने देखी होगी, वीडियो अक्सर आप डाउनलोड करते हैं तो ये भी आ जाती है। उसके बाद समटाइम्स FLV को भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये दो फॉर्मेट्स ऐसे हैं जो परमानेंटली सपोर्टेड हैं HTML की तरफ, HTML के लिए। ठीक है, तो हम अच्छा, ये मैंने इन दोनों का आपको तरीका नहीं बताया, इनका तरीका बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पे आपने थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ, आप यूज़ इसको खुद कर लेंगे। ऑडियो लिखा है ना आपने, MP3 लिखा है, अगर आप OGG फाइल को OGG फाइल जो है उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो MP3 की जगह पे आप OGG कर देंगे और इधर भी OGG कर देंगे, और ऐसे ही वेव की फ़ाइल के साथ है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि ये वीडियो के टैग में आपने यही एट्रीब्यूट्स यूज़ किए। ठीक है, उसके बाद आपने इसका सोर्स, यहाँ पे मैं एक वीडियो मैंने रखी हुई है video.mp4, इसका मैं यहाँ से सोर्स कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया video.mp4, और इसकी टाइप क्या है, वीडियो फॉरवर्ड स्लैश MP4। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने सेव किया एंड यहाँ पे आके मैं डिस्प्ले कर दूँगा इसको, तो आप ये देख सकते हैं ये ऑडियो प्ले हो रही है। ठीक है, सॉरी वीडियो प्ले हो रही है। अब आपने देखा कि मैंने इसको प्ले किया नहीं है, जो इसका एग्जैक्ट साइज़ है उसी में आके ये प्ले होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसको मैंने प्ले नहीं किया, क्योंकि इसमें ये मैं ये जो चार हैं
एट्रीब्यूट्स वो ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। ऑटो प्ले का, यानी ऑटो प्ले हो रही है, अगर ये जब एंड होगी वीडियो तो ये खुद ही फिर स्टार्ट भी हो जाएगी। ये देखिए खुद ही स्टार्ट भी हो गई है, ठीक है। वही वाले उसी तरीके से, और म्यूटेड भी है, ये आप देख रहे हैं म्यूटेड है, इसको खुद अनम्यूट करना पड़ता है, ठीक है। अगर यहाँ से मैं म्यूटेड ख़त्म कर देता हूँ, कोशिश करूँगा, अब देखें तो अब इसकी ये वॉल्यूम नज़र आ रहा है। ये भी क्लियर है सबको? इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? उसके बाद चलते हैं जी, ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम ऑडियो और वीडियो को इम्पैक्ट कर सकते हैं, लेकिन समटाइम्स आपने देखा, मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। समटाइम्स आपने देखा होगा ये वेबसाइट अपने सर्वर से या अपने जो उनकी होस्टिंग होती है, यानी अपनी वेबसाइट पे वीडियो अपलोड नहीं करते। वो क्या करते हैं कि जैसे हम भी जो हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड होता है, वो हम करते क्या हैं कि उसको वीडियो को अपलोड करते हैं कहाँ पे, यूट्यूब पे, और यूट्यूब से उसको शेयर कर लेते हैं फेसबुक पे। इसी तरह से अक्सर लोग अपनी स्पेस जो है वो बचाने के लिए, या बैंडविड्थ, ये चीज़ें अगर समझ नहीं आ रही तो इनको भी इग्नोर करें। यानी अब दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो अपनी बचत करने के लिए, थोड़े से स्पेस और बचत, पैसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, स्पीड भी अच्छी होती है यूट्यूब की, तो इसलिए लोग करते क्या हैं कि अपनी वेबसाइट पे वीडियो इस तरह से एम्बेड करते हैं कि उसको यूट्यूब पे अपलोड किया, या यूट्यूब पे ऑलरेडी कोई वीडियो अपलोडेड है उसका लिंक दे के, मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसका आपने लिंक वहाँ से दे दिया। यहाँ से हम कोई सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। ये सॉन्ग है, मैं चाहता हूँ कि ये सॉन्ग मेरी वेबसाइट पे मुझे अपलोड करना ना पड़े, लेकिन इसको मैं प्ले कर सकूँ थ्रू यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे ही पड़ा रहे लेकिन मेरी वेबसाइट पे भी प्ले हो जाए। तो उसके लिए यानी क्या करेंगे हम, उसके लिए एक जो टैग यूज़ किया जाता है, यानी किसी दूसरी वेबसाइट से आपने कोई भी डाटा, कोई भी आपने वेब पेज या कोई भी चीज़ लेनी हो, उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं आई फ्रेम, ठीक है, आई फ्रेम का टैग। और उसके बाद ये सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, पेयर्ड टैग है, ठीक है। आई फ्रेम का टैग जिस तरह से मैंने आपको बताया कि क्या करता है, दूसरी वेबसाइट से आपका डाटा पकड़ के, यानी वहाँ से कोई भी वीडियो हो सकती है, कोई भी आपका वो इमेज फाइल हो सकती है, कोई भी एरिया जो आपकी किसी भी वेबसाइट पे मौजूद है, कोई भी कंटेंट, उसको आप अपनी वेबसाइट पे अगर शो करवाना चाहते हैं तो आप इसके ज़रिए से करवा सकते हैं। जिस तरह आप इमेज के लिए एक सोर्स देते थे, इस तरह से इस पे भी आप एक सोर्स देंगे, यानी कि कैसे सोर्स देंगे, जस्ट SRC का आप टैग लगाएंगे, ठीक है, डबल कोट्स, और इसके अंदर आप उस वेबसाइट का URL दे देंगे और फिर इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये पेयर्ड टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सॉन्ग है, तो यूट्यूब से अगर आपने सिर्फ लेना है तो उसके लिए एक थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है दूसरी वेबसाइट से, ख़ासतौर पे वीडियो या किसी एक चीज़ को लेने का एक थोड़ा डिफरेंट तरीका होता है। वो कैसे होता है, यूट्यूब जो आपको मेथड देता है जिसके ज़रिए से आप इसकी वीडियो अपनी वेबसाइट पे या लेके जा सकते हैं, वो मेथड ये है कि आपने सबसे पहले इसका ये URL कॉपी करना है, youtube.com, ये इसको SRC में आप पेस्ट करें। उसके बाद आपने इसके बाद एक और चीज़ लगानी है, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने एक कीवर्ड लिखना है, कौन सा, एम्बेड, उसके बाद स्लैश, और जो वीडियो आप लगाना चाहते हैं, अगर आप ये URL पे थोड़ा सा गौर करें तो इसमें कुछ एरियाज़ हैं, वॉच आगे, फिर आगे उसके क्वेश्चन मार्क आ रहा है, फिर वी स्टैंड फॉर वीडियो, इज़ इक्वल्स टू, इसको कहते हैं वीडियो ID, ये जो कोड दिया हुआ है,
ये हर एक वीडियो जितनी भी, चाहे मिलियंस हैं बिलियंस वीडियोस हैं, उन हर वीडियो का ये जो वीडियो आईडी होती है ये अपनी अपनी होती है, डिफरेंट होती है, यूनिक होती है, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और एम्बेड, और उसके बाद स्लैश फॉरवर्ड स्लैश, और इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब आप इसका जाके वो रिज़ल्ट देखते हैं यहाँ पे। अगर हम यहाँ रिज़ल्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा। ये आप देखें तो सेम वही वीडियो जो हमने यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कोड स्टूडियो, ये सेम वीडियो वही जो वहाँ पे प्ले हो रही है वो आपके वेब पेज पे भी प्ले हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे ये फुल स्क्रीन का ऑप्शन जो है अनअवेलेबल है। ये अगर आप हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या ये एक एरर देता है कि फुल स्क्रीन इज़ अनअवेलेबल, ठीक है। फिर अब इसको अवेलेबल किस तरह से कर सकते हैं कि आपकी वेब पेज पे भी उसी तरह से नज़र आए जैसे आप फुल स्क्रीन करके यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको एक एट्रीब्यूट और यूज़ करना होगा यहाँ पे। अच्छा, उसके लिए एट्रीब्यूट आपको कोड के अंदर आके एक और यूज़ करना पड़ेगा, ये आई फ्रेम के अंदर ही। सोर्स के बाद आप एक स्पेस देंगे, यहाँ पे फुल स्क्रीन अलाउड लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, ये फुल स्क्रीन अलाउड करके आप इसको रिफ्रेश करें। अब इसको ओके सॉरी, ये अलाउ फुल स्क्रीन होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फुल स्क्रीन का बटन है ये अवेलेबल है। अलाउ फुल स्क्रीन में अपने एट्रीब्यूट यूज़ किया, तो उसके बाद क्या करेगा, ये यूट्यूब की वीडियो आपके भी बिल्कुल उसी तरह वेबसाइट पे चलेगी जैसे यूट्यूब पे चलती है, ठीक है। इसके दो फ़ायदे, इसका ये एक तो फ़ायदा ये है कि आपको वीडियो अपलोड नहीं करनी पड़ती, दूसरा स्पीड का इशू नहीं आता क्योंकि यूट्यूब की हर जगह पर स्पीड तकरीबन दूसरी आम वीडियो से बेहतर आती है, ठीक है। उसके बाद आई फ्रेम और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, और बड़ी जगह पे यूज़ कर सकते हैं आप किसी वेबसाइट का। इसके और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। एक और मैं आपको इसका बताता चलूँ, वो ये कि आप ये चाहते हैं कि किसी एक पूरे वेब पेज को एज अ रेफरेंस आप अपने वेब पेज में अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपको कुछ और नहीं करना, सिंपल आपने उस वेबसाइट का पूरा यूआरएल कॉपी करना है, उस वेबसाइट का जो एड्रेस है, उस वेब पेज का एड्रेस है, या कोई आर्टिकल है उसका एड्रेस है, उसको कॉपी करना है और सोर्स के अंदर लगा देना है। फिर अगर वीडियो यूट्यूब की नहीं है या कोई और वीडियो नहीं है तो फिर अलाउ फुल स्क्रीन जो है इसको आपने ये एट्रीब्यूट को भी ख़त्म कर देना है। अब मैं चाहता हूँ, मुझे एक आर्टिकल पसंद आया, मैं चाहता हूँ उसको एज अ रेफरेंस, जैसे एक आर्टिकल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये है। अब ये आर्टिकल पढ़ा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉपी इस तरह से ना करना पड़े, अगर मैं करूँगा तो कॉपीराइट का इशू आएगा। अगर मैं इसका टेक्स्ट कॉपी करूँगा, फिर इमेज लगाऊँगा, फिर हेडिंग भी, और ये आर्टिकल लगाने की बजाय मैं चाहता हूँ कि मुझे जस्ट एक रेफरेंस देना है कि आप इस वेब पेज पे पढ़ सकते हैं। और रेफरेंस के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक ओपन हो जिसमें लिखा हुआ हो कि जिसके ऊपर मैं लिख दूँ, एक हेडिंग लगा दूँगी, यू कैन रीड द आर्टिकल हियर। तो मेरा जो व्यूअर है या जो विज़िटर है वो यहीं पे इस वेब पेज को देख ले। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसका यूआरएल कॉपी करूँगा यहाँ से और जाके सोर्स के अंदर दे दूँगा, ठीक है। ये जो डबल कोट्स है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें ये आएगी, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ। जब ये लोड होगा तो ये मोबाइल स्क्रीन में यानी मोबाइल व्यू होगा, ठीक है। जो वेबसाइट का मोबाइल व्यू होता है ये वो होगा। क्लियरली इसको देखा नहीं जा सकता, कम्प्लीटली ये नज़र नहीं आ रहा। तो क्या करना होगा, हमें इसकी विड्थ और हाइट अपने हिसाब से सेट करनी होगी। ये भी हम कर सकते हैं, सोर्स के बाद स्पेस देंगे और विड्थ का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, इक्वल्स टू डबल कोट्स, और मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ तकरीबन 500 पिक्सल हो और हाइट इसकी वो तकरीबन 700 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा
अब देखिए अब थोड़ा सा वेब पेज, अब ये पेज बड़ा नज़र आ रहा है, अब इसको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, अब इसकी विड्थ भी अब मैं विड्थ इसकी जितनी बढ़ाना चाहूँ 100% करना चाहता हूँ, यहाँ तक करना चाहूँगा, चाहूँ तो इतना कर सकता हूँ। अपने पेज पे फुल इसको करना चाहता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो जितनी आप इसको लगाना चाहें, रूल यही यूज़ होगा, आप वैल्यू इसकी अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक यानी पर्पज़ है आई फ्रेम का और वीडियो एंड ऑडियो टैग का। ठीक है, इनको हम इन तीनों टैग्स को एक जिस कैटेगरी में ये लाई करते हैं उसको कहते हैं एम्बेडेड एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ को दूसरी एक वेब पेज के अंदर एम्बेड करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इस इन तीनों के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है वो पूछ सकता है। ठीक है, 5 मिनट्स तकरीबन है आपके पास, पूछ सकते हैं। जिनको कोई क्वेश्चन है वो पूछें और जिनको नहीं है वो नो क्वेश्चन। एम्बेडेड एलिमेंट ऐसे जैसे हमने पहले टाइप्स पढ़ी थी ना, पहले लेक्चर या आई थिंक दूसरे लेक्चर में, कि टैग्स को क्लासिफाई किया गया है कुछ एस्पेक्ट से। ठीक है, उसमें अपीयरेंस वाइज जो है कि वेब पेज के ऊपर कैसी अपीयरेंस होती है टैग्स की, वो उस तरीके से हमने 6 टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस। ठीक है, उसमें एक टाइप थी फ्रेजिंग एलिमेंट्स, उसमें हेडिंग भी थी जिसमें H1 H2 हमने पढ़ा। फ्रेजिंग में हमने एंकर टैग भी पढ़ा, सॉरी एंकर टैग नहीं है, एंकर टैग फ्रेजिंग में पढ़ा। उसके बाद इंटरेक्टिव में हमने फॉर्म पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद एक हमने उसमें टाइप पढ़ी थी एम्बेडेड एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स जो एक वेब पेज के कुछ हिस्से को दूसरे वेब पेज के अंदर एम्बेड करने के लिए, लगाने के लिए यूज़ होते हैं, उनको कहते हैं एम्बेडेड एलिमेंट्स। ठीक है, और ये जो वीडियो का टैग है, जो हमारे पास ऑडियो का टैग है, और जो हमने अभी तीसरा पढ़ा है आई फ्रेम, ये तीनों एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस कैटेगरी में लाई करते हैं, इस टाइप के अंदर आते हैं। ठीक है, एम्बेडेड एलिमेंट्स के अंदर। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। अभी हम और जी बाकियों को भी अभी तक तो कोई मेरे ख्याल प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। तो इसके अलावा क्वेश्चन है? हेलो यूसुफ, चलें ठीक हो गया। यूसुफ, रौनक, आपको चलें ठीक है जी, सबका नो ही आ रहा है, इट मीन्स बड़ी अच्छी बात है जी, पहली दफ़ा में क्लियर हो गया। अच्छा जी, उसके बाद अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, और ये जो मैंने कमेंट्स लगाए थे इनको भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। इसको सेव किया और मोहम्मद तकी, आपने एक बार मेरा ख्याल है इसी का पूछा था ना, इसी के बारे में। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं इनको कहते हैं सेक्शनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, सेक्शनिंग एलिमेंट्स किसके लिए यूज़ होते हैं? मैं एक वेब पेज ओपन करता हूँ, कोई वेबसाइट ओपन करता हूँ। मैंने एक वेब पेज ओपन किया है, वेबसाइट जो पहले भी हमने ओपन की थी। इसमें अब आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें वेल अरेंज्ड है, यानी हर चीज़ एक ऑर्डर में सेट की हुई है। यहाँ पे पहले लोगो आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे डेट आ रही है, एंड देन मेन्यू आ रहा है, ये नेविगेशन बार आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रही हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। उसके बाद यानी ये सारी चीज़ें सेक्शंस के अंदर मैनेज किया हुआ है। तो सेक्शनिंग एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि ये सारी चीज़ों को
हर एक जितने भी सेक्शंस हैं ना इस वेबसाइट के, एक वेब पेज के जितने सेक्शन होते हैं उन सारों को अपनी अपनी जगह पे अरेंज करने के लिए जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं उनको हम सेक्शनिंग एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने अब पहले पढ़ा था स्केलेटन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो प्रोग्रामिंग की जाती है उसका स्केलेटन क्या होता है, उसका एक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका हमने एक स्केलेटन पढ़ा था। वो क्या था कि पहले डॉक टाइप होती है, फिर HTML का टैग लगाया जाता है, उसके बाद हम हेड का टैग लगाते हैं, इसमें सेटिंग्स वगैरह होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, फिर बॉडी का टैग और फिर उसमें सारे फ्लो टैग्स होते हैं। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर था? ये स्ट्रक्चर था HTML डॉक्यूमेंट का इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम एक और स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं। ये स्ट्रक्चर HTML का स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक वेबसाइट के वेब पेज का स्ट्रक्चर है कि वेब पेज को कैसे अरेंज किया जाता है जो यूज़र को नज़र आता है। ठीक है, उसके हम अगर यहाँ पे देखें, मैं एक वेबसाइट पे आ जाता हूँ, कोई भी हम यहाँ ओपन कर लेते हैं। यहाँ लाहौर बोर्ड की वेबसाइट, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी वेबसाइट मैंने ओपन की है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। कैसे? सबसे पहले ये जो ऊपर सेक्शन नज़र आ रहा है, ये सेक्शन को हम कहते हैं नेविगेशन बार। ठीक है, और सेक्शन हर वेबसाइट का डिफरेंट हो सकता है, यानी ये जो लेआउट है ये हर वेबसाइट का डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें अब मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये है नेव बार, इसको नेविगेशन बार भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारे पास ये जो है, इसको हेडर एरिया कहते हैं। इसके अंदर सबसे पहले ये लोगो होता है, उसके बाद वेबसाइट का या उस डिपार्टमेंट का नेम होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो है नोटिफिकेशन बार इसको साइड बार भी कहते हैं और नोटिफिकेशन भी चल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद ये मेन कंटेंट एरिया होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया है, जो बिल्कुल नीचे वाला एरिया होता है एक वेब पेज का, उसको कहते हैं फूटर। ठीक है, हम अब हम आते हैं एक जनरल स्ट्रक्चर की तरफ कि जनरल स्ट्रक्चर वेबसाइट वेब पेज का कैसा होता है। ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले होता है, सबसे टॉप पे चीज़ होती है ये, यूजुअली जो स्ट्रक्चर होता है मैं वो बता रहा हूँ। डिफरेंट वेबसाइट पे डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। कुछ में ये जो होगा, जो मैं अरेंजमेंट बताऊँगा वो इस तरह से नहीं भी हो सकती। कुछ में ये नहीं डिफरेंट है, जैसे हमने 22 लाहौर की वेबसाइट देखी, ये लाहौर बोर्ड की वेबसाइट देखी, इसमें उन्होंने नेविगेशन बार ऊपर लेके आ गए हैं और ये चीज़ नीचे लेके आए हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक जनरल जो स्ट्रक्चर है वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है इसको हम हेडर हेडर एरिया कहते हैं। ठीक है, हेड एरिया और हेडर एरिया में आपने डिफरेंस देखना है। हेड सेक्शन होता है जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपने प्रोग्रामिंग की हुई है, वो हेड सेक्शन होता है। ठीक है, लेकिन वेबसाइट के ऊपर जो इसकी नज़र आ रहा होता है यूज़र को, उसको हेडर एरिया कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स इस बात पे कि हेड और हेडर में फ़र्क क्या है। हेडर एक एलिमेंट है अंदर का प्रोग्रामिंग का, सॉरी हेड जो है वो एलिमेंट है प्रोग्रामिंग का, HTML का, लेकिन हेडर एरिया है वेबसाइट का, वेब पेज का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हेडर एरिया। हेडर एरिया, हेडर एरिया के अंदर जो मोस्ट कॉमन चीज़ है वो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, लोगो। ठीक है, उसके बाद इस जगह पे वेबसाइट का नेम होता है। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं, इसके फ़ौरन बाद जो चीज़ लगाई जाती है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो जगह होती है इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। ठीक है,
यहाँ मैं अगर इस वेबसाइट के अंदर दिखाऊँ तो इसमें नेविगेशन बार वो टॉप पे ले गए हैं, बिल्कुल टॉप पे। ठीक है, नेविगेशन बार वो होती है जिसके ज़रिए आप वेबसाइट के अंदर नेविगेट कर सकते हैं, जो जो नेविगेट कर रही होती है आपको अक्रॉस द वेबसाइट। यानी आप उसमें पूरी वेबसाइट के अंदर मूव करना चाहते हैं, किसी डिफरेंट पेजेस पे जाना चाहते हैं, तो आपको ये मेन मेन पेजेस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर ऑनलाइन कंप्लेन करना चाहता हूँ बोर्ड की, तो वो यहाँ पे करूँगा बोर्ड के किसी डिपार्टमेंट के हवाले से या किसी भी चीज़ के बारे में अपने, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन या एडमिशन भेजना है तो वो यहाँ से करवाऊँगा। नोटिफिकेशन में यहाँ से देख सकता हूँ। मेंबर एरिया ये है, जो यानी बोर्ड के मेंबर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनका एरिया ये है। कॉन्टैक्टस का पेज जो है वो ये होता है, ये है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो दी हुई है बोर्ड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी। उसके बाद ये अबाउट है जिसमें बोर्ड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, बोर्ड कैसे काम करता है और इसका क्या स्ट्रक्चर है सारा। तो यानी ये एक एग्जांपल है। इस तरह से डिफरेंट जो वेबसाइट्स हैं, डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, वो अपनी वेबसाइट इसी तरह से अरेंज करती हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं, जो जिनको हर यूज़र को, जो है वो आने वाला यूज़र ढूंढ रहा होता है, वो नेविगेशन के अंदर, नेविगेशन बार के अंदर, नेविगेशन एरिया के अंदर उनके लिंक्स रखे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, इसको बोलेंगे हम नेविगेशन बार। इसको नेविगेशन बार भी कहते हैं और नैव बार भी कहते हैं। शॉर्ट इसको नैव बार ही लिख देता हूँ। फॉन्ट इसकी थोड़ी कम कर लेते हैं। ठीक है, 36 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इधर। नेक्स्ट जो इससे आगे का एरिया होता है, यहाँ से लेके, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से बिफोर द फूटर। ठीक है, यहाँ से लेके इतना जो एरिया है, ये पूरे एरिया को आप क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं कंटेंट एरिया। ठीक है, ये होता है हमारे पास कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया के अंदर फर्दर कुछ जो है वो डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें, जितनी भी आपकी वेबसाइट होती है, वो सारी का जितना डाटा होता है वो इसके अंदर मैनेज किया होता है। नेविगेशन और हेडर के अलावा जितना डाटा है वो सारा नेविगेशन के अंदर होता है। उसमें आपके आर्टिकल हो सकते हैं, आपके पेजेस हो सकते हैं, जितनी चीज़ें होती हैं, पोस्ट होती हैं, जो ब्लॉग वगैरह के बारे में जानते हैं। अगर कोई आप ई कॉमर्स की वेबसाइट है तो उसकी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, उसकी प्रमोशंस, वो सारा कुछ इस एरिया के अंदर होता है। ठीक है, इसको आगे डिफरेंट मज़ीद जो सेक्शंस में तकसीम किया होता है, डिवाइड किया होता है, उसमें जो इसका लेफ़्ट या राइट पे साइड होती है, ठीक है, जो कॉलम की तरह से नज़र आ रहा होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो चीज़ प्रमोशंस आ रही होती हैं या न्यूज़ आ रही होती हैं, अगर इस वेबसाइट पे देखें तो ये एरिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं? साइड बार कहते हैं, या न्यूज़ एंड अपडेट्स एरिया भी कहते हैं, नोटिफिकेशन बार भी कहते हैं। तो इसके अंदर हम आए तो इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर के अंदर साइड बार। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको कहते हैं साइड बार। ओके, ठीक है, आप दोनों जा सकते हैं। अच्छा जी, ये एरिया को कहते हैं साइड बार। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है, इसके बाद जो लास्ट एरिया हमारे पास बाकी बचता है वो ये एंड वाला है। ठीक है, इसमें मैं कलर ये, ठीक है, ये एरिया, और इस एरिया को बोलते हैं हम फुटर।
फूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसकी उसमें आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फो हो सकती है उसके अंदर, यानी आपने शॉर्ट कॉन्टैक्ट इन्फो दी हुई है। उसके बाद आपके कॉपीराइट आपने दिखा है कि जी वेबसाइट कॉपीराइटेड है, आप इससे कोई चीज़ कॉपी नहीं कर सकते। उसके बाद आपने कुछ क्विक लिंक्स दे दिए, नेव बार के कुछ लिंक्स यहाँ पे डाल दिए आपने कि कोई यहाँ से ढूंढना चाहे तो उसको यहाँ से भी मिल जाए, इधर से ढूंढना चाहे तो इधर से भी मिल जाए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है एक वेबसाइट का, कि वेबसाइट के अंदर किस तरीके से आप यानी वेबसाइट जो डिज़ाइन करते हैं उसका जो बेसिक जनरल लेआउट है वो ये है। ठीक है, इसके अंदर फर्दर जो कॉन्टेक्ट एरिया है इसके अंदर बहुत सारे एरियाज, बहुत सारे यानी एलिमेंट्स हैं, यानी जितने आपने एलिमेंट्स अब तक पढ़े हैं उनमें से मोस्टली ये कंटेंट एरिया के अंदर होते हैं। ठीक है, फॉर्म लगाना है तो वो इसमें लगाते हैं, आप इमेज लगाने होते हैं तो वो इसी में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्दर कुछ ये जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं इनको आप सेक्शंस भी बोलते हैं, डिविजन्स भी बोलते हैं। मैं यहाँ से ये नंबर कलर पिक करता हूँ। ठीक है ना, इस तरह से ये छोटे छोटे दो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। जी, तो ये जो हैं इनको हम सेक्शंस बोलेंगे, जस्ट सिंपल सेक्शंस भी कह सकते हैं आप इनको। ठीक है, ये डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट का किस्म के जो एलिमेंट्स हैं वो आप इनमें रख सकते हैं। कुछ आप छोटे छोटे लिंक्स आप इनमें लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं। आर्टिकल का किसी का लिंक है वो यहाँ पे देना चाहें वो भी दे सकते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको सेक्शंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि किस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी या क्या चीज़ होगी, कोई भी चीज़ आप रखना चाहें इनमें रख सकते हैं, किसी का लिंक देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक वो स्केलेटन भी आप कह सकते हैं, वेब पेज का स्केलेटन है कि वेब पेज नज़र कैसे आता है, बनाया कैसे जाता है। इसमें कोई चीज़ पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं। यूसुफ, मोहम्मद तकी, रिंकी, दीपक और उबैद, आप ही बचे हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं। रिंकी, आपने जो सर लिखा है कि कोई क्वेश्चन है या नहीं है, नो या यस नहीं लिखा है आपने। बाकियों ने को तो कोई क्वेश्चन नहीं, उन्होंने नो ही कर दिया है। अच्छा अच्छा, सही से सही हो गया। इसको सेव कर लेते हैं स्ट्रक्चर को आज के। लेक्चर नंबर 9 है। उसके बाद अब मैं बताता जाऊँगा कि इनको हमने ये तो आपको समझ आ गई कि सेक्शनिंग जो होती है आपके वेब पेज की वो किस तरह से की होती है। ठीक है, अब मैं आपको जैसे बताता जाऊँगा कि ये इनके लिए हम कौन कौन से एलिमेंट्स यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, उनकी जो फर्दर यूज़ है कि उनको यूज़ करना कैसे है, मैनेज कैसे करना है, वो हम CSS के अंदर पढ़ेंगे। क्योंकि सेक्शनिंग जो है वो जस्ट एक एलिमेंट्स ही होते हैं सेक्शन के अंदर। सेक्शनिंग एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते उनके अंदर, जस्ट जितना काम होता है वो उनकी मैनेजमेंट सारी CSS के ज़रिए से होती है। ठीक है, CSS और बूटस्ट्रैप के ज़रिए से। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो एरिया पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा हेडर। उसको मैं साथ ओपन कर लेता हूँ इमेज को। सबसे पहले हमने पढ़ा है एरिया, हेडर एरिया। तो इसके लिए जो HTML में टैग यूज़ होता है, ठीक है, वो टैग होता है। ये मैं जो पिछला है उसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी फर्दर जो
स्पेसिफिक फाइल है, उसके अंदर भी ये सारा पिछला कोड मौजूद है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं कि हेडर एरिया को बनाने के लिए जो इसकी सेक्शनिंग करने के लिए इसको स्पेसिफाई करने के लिए जो एलिमेंट यूज़ होता है उसको हेडर एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हेडर एलिमेंट पेयर्ड एलिमेंट है, पेयर्ड टैग है, इसको ये स्टार्ट भी होता है एंड क्लोज भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम नेव बार की तरफ। तो नेव बार के लिए जो आप एलिमेंट यूज़ करते हैं वो सिंपल एक सिंपल जो एलिमेंट है उसको नेव बोलते हैं। नेव बार नहीं लिखना आपने, जस्ट नेव लिखना है। ठीक है, नेव स्टार्ट एंड नेव क्लोज भी होता है। ये सेक्शनिंग जो है, ये जितने भी सेक्शनिंग एलिमेंट हैं ये सारे मोस्टली पेयर्ड एलिमेंट हैं। ठीक है, क्योंकि कंटेंट जो है वो इनके अंदर मार्क किया होता है। ठीक है, इनके अंदर इनक्लोज होता है। उसके बाद आते हैं हम हमारा जो कंटेंट एरिया है। ठीक है, वो एरिया जिसके अंदर हम सारा कुछ अपना रखते हैं, जिसमें सेक्शंस होते हैं, जिसमें साइड बार भी होती है, जिसमें इमेजेस लगाते हैं, जिसमें हम सारा कुछ रखते हैं। उसके लिए दो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक तो आप इसको एक मेन डिव के अंदर रखें। डिवीजन का टैग हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा मैंने बताया था। और बाकी ये कहा था कि सेक्शनिंग एलिमेंट में देखेंगे और इसको CSS में देखेंगे। तो एक तो आप डिव लगाएं। ठीक है, डिव, और डिव के अंदर आप आईडी का एट्रीब्यूट लगाएं या फिर क्लास का एट्रीब्यूट लगाएं, या फिर दोनों भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आईडी का एट्रीब्यूट लगाएं या फिर क्लास का एट्रीब्यूट लगाएं। फ़र्ज़ करते हैं आई क्लास को खाली छोड़ देता हूँ, उसके लिए मैं उसमें कुछ नहीं लिखता, तो भी कोई इशू नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। तो आईडी का एलिमेंट लगाएं। तो आप इसको नेम रख दें, इसका मेन सॉरी इसका नाम आप रख दें कंटेंट एरिया। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि कंटेंट एरिया जो है उसके लिए आप एक डिव बनाएं, डिव का टैग लगाएं, डिव को एक आईडी दे दें कंटेंट एरिया, कंटेंट डैश एरिया। उसके बाद ये डिव का टैग आप क्लोज करें और इसका एंडिंग टैग लगा दें। ये आपका वो एलिमेंट बन गया है जिसके अंदर आप अपनी पूरा कंटेंट लिख सकते हैं। इसके अंदर आप अपना पूरा वेब पेज जो है वो डिज़ाइन करेंगे, लेकिन वो इस डिव के अंदर होगा। यानी कंटेंट एरिया आपका सारा, ये जो येलो एरिया है हमारा, ये सारा इसके अंदर, इस एक डिव के अंदर आप बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अंदर इसके आगे फर्दर हम बात जब करते हैं तो हमारे पास एक अगला जो एलिमेंट आता है वो आता है इसके अंदर सेक्शंस बने हुए। ठीक है, ये छोटे छोटे सेक्शंस बनाने के लिए फर्दर आप अंदर डिव के अंदर डिव यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पे एक स्पेसिफिक टैग भी दिया हुआ है, सेक्शन का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, सेक्शन स्टार्ट्स एंड सेक्शन क्लोजेस। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो आपका ये साइड बार एरिया है। ठीक है, ये जो साइड बार है इसको मैनेज करने के लिए, इसको बनाने के लिए आप जो टैग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं असाइड टैग। ठीक है, साइड स्टार्ट्स एंड साइड क्लोजेस। उसके बाद आते हैं अगले टैग की तरफ। तो ये जो कंटेंट एरिया है, कंटेंट एरिया के अंदर आप एक और टैग लगाएंगे। ठीक है, वो टैग जिसके अंदर आप ये वाला, ये जो साइड बार है, साइड बार से अलहदा का एरिया है। यानी मैं आपको बताता हूँ, एक चीज़ हम थोड़ी सी और भी इसमें ऐड करनी चाहिए थी, क्योंकि अक्सर जगह पे ऐड होती है, कई जगह पे नहीं भी होती है। ये जो एरिया है, ये मैं कलर पिक करता हूँ, ये एरिया जो कि साइड बार के अलावा का एरिया होता है ना, जिसके अंदर सेक्शंस और बाकी चीज़ें रखी जाती हैं ना। कंटेंट एरिया के भी दो हिस्से हैं ना, एक साइड बार है और एक ये जो एरिया है इसको बोलते हैं मेन एरिया। ठीक है, जिसके अंदर सेक्शंस और इमेजेस लगाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मेन एरिया। या मैं इसका नेम लिख देता हूँ, मेन एरिया। बहुत कॉमन
सी सिंपल सी चीज़ें हैं, वैसे भी आम टर्म्स हैं, इनमें कोई इतनी सोफिस्टिकेशन नहीं है कि आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी समझने में। बहुत सिंपल सी, और जैसे नेम्स हैं उसी तरह से इन एरियाज़ को भी रखा हुआ है। इसको मेन एरिया बोलते हैं। तो इस एरिया को स्पेसिफिक आपने सबसे पहले तो ये कंटेंट एरिया लगाना है ना, एक डिव लगानी, उसके अंदर ये दो एरियाज, दो एलिमेंट्स आपने और रखने हैं। एक एक इसके लिए एरिया एलोकेट करना है जिसके अंदर सारा कुछ आएगा, और एक साइड एलिमेंट लगाना है। जो ये एरिया आपने मेन एरिया बनाना है उसके लिए जो टैग हम यूज़ करते हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ एंड क्लोज करते हैं। ये जो मेन एरिया है इसको डिफ़ाइन करने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं मेन टैग। मेन स्टार्ट्स एंड मेन क्लोजेस। ठीक है, ये मैंने आगे किस लिए किया है, इस वजह से इसको आगे किया है एक स्टेप, कि ये इस टैग का चाइल्ड टैग है। ठीक है, इससे एक टैग एक दर्जा छोटा है, यानी कि एक स्टेप छोटा है, इसलिए इसको मैंने इसके अंदर आगे कर दिया। उसके बाद आ जाता है कि ये जो सेक्शन का टैग हमने पढ़ लिया, साइड बार भी पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है कि कुछ इस तरह के टैग्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको इधर दिखाता हूँ। ये हमने वेबसाइट ओपन की हुई है, मैंने ये आर्टिकल लिखना है। इस टाइम हमारे जो क्लास में बंदे मौजूद हैं उनमें कोई आर्टिकल राइटर है? क्योंकि हमारी क्लास में आई थिंक हर किस्म का बंदा मौजूद है। आप में कोई आर्टिकल राइटर है? नहीं है। वो मेरे ख्याल है मोहसिन हैं, जिनका भी मैंने थोड़े दिन कल या परसों स्टेटस पे अपडेट किया ना, था ना, वो है आर्टिकल राइटर। आर्टिकल में बेसिकली क्या होता है, आर्टिकल, ये हमारे पास आर्टिकल लिखा हुआ है, इसमें क्या है, हेडिंग होती है और उसके बाद एक इमेज होती है, इमेज लगाते हैं, उसके बाद एक सब हेडिंग, यानी इसको आप H1 कंसीडर करें, इसको IMG का टैग, ये H2 या H3 लगा लें। उसके बाद आप सिंपल P का टैग लगाते, P के टैग्स लगाते जाते हैं और पैराग्राफ लिखते जाते हैं। तो ये जो सारी एक पूरा जिसको आप कह सकते हैं बंच ऑफ एलिमेंट्स है, इसको आपने किसी चीज़ में तो मैनेज करना है। वो किस तरह से करेंगे, वो हम आर्टिकल के टैग में मैनेज करते हैं। ठीक है, मैं अलहदा लिख देता हूँ क्योंकि आप यहाँ पे आर्टिकल, और उसके बाद आर्टिकल जो है इसको हम यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। इसके अंदर कौन 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 सी चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर हेडिंग्स हो सकती हैं, H1 का टैग, H1 का टैग हो सकता है। उसके बाद इसमें P का टैग हो सकता है, और उससे पहले हमने देखा P के टैग के अलावा यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं आप, इमेज का टैग हो सकता है। और इस तरह से जितने मर्ज़ी आप P लगाना चाहें, जितने मर्ज़ी H लगाना चाहें, यानी H1 लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, क्योंकि एक आर्टिकल में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। डिफरेंट, एक पूरे आर्टिकल में एक कोट्स, और सॉरी एक और मैंने अभी देखा, ये आर्टिकल तो मुझे याद आ गया, लिस्ट में मौजूद था हमारे, लेकिन मुझे यानी वो जब हम फ्रेजिंग एलिमेंट पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमें वो एलिमेंट बीच में शायद डिस्कस करना भूल गए थे। ये आप देखते हैं किसी भी कोई कोटेशन जब किसी आर्टिकल में या किसी चीज़ में हम इस तरह से डबल कोट्स में लिखते हैं ना, तो इसको हम ब्लॉक कोट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं ब्लॉक कोट। तो इसके लिए एक ख़ास टैग यूज़ करती है HTML। ठीक है, पी के बाहर आप ब्लॉक कोट, ब्लॉक कोट, और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे
सकते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। वो एक ब्लॉक तस्वर होगा, वो एक कोट किसी की कोटेशन तस्वर होगी, यानी समझी जाएगी। वेब पेज उसको कंसिडर करेगा कि ये एक कोटेशन लिखी हुई है, ये राइटर की अपनी बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे हम इसका व्यू देखते हैं। ये आई थिंक दूसरा है, हम इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं। इसको CSS के ज़रिए से आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका वो नहीं दिखा रहा कि जो स्पेशल इफ़ेक्ट्स होते हैं CSS में, इस पे इफ़ेक्ट्स अप्लाई करके आप इस पर लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ब्लॉक कोड जो होता है वो बेसिकली किसी की कोटेशन आपने आर्टिकल के अंदर लिखनी हो तो उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद आर्टिकल का टैग हो गया। उसके बाद हमने IMG का टैग लिखा है। IMG का टैग भी उसकी भी जो सेक्शनिंग होती है, सिर्फ आपने इमेज लगाना हो किसी एक यानी वेब पेज के अंदर, तो उसको भी ये एक्चुअली जो सेक्शनिंग एलिमेंट आज स्पेसिफिक हम पढ़ रहे हैं ना, डिव के अलावा जितने भी हमने पढ़े हैं वो सारे HTML5 के स्पेशल टैग्स हैं, वो HTML4 में नहीं थे। ठीक है, ये HTML5 जो इंट्रोड्यूस कराई गई, इसके अंदर ये टैग्स न्यू आए हैं। मोहम्मद शहबाज अभी तो क्लास में नहीं है, वो एक दफ़ा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि HTML4 और 5 में क्या फ़र्क है, या एक बंदा ये भी कह रहा था कि सिंपल HTML और HTML5 में क्या फ़र्क है। तो ये कुछ टैग्स जो आज हमने पढ़े हैं, ये टैग्स HTML5 के स्पेसिफिकली HTML5 के टैग्स हैं, और ये न्यू इसमें है, पहले नहीं थे। ये जो हेडर का टैग है, सेक्शन है, ये हमारे पास आर्टिकल है, नेव का है, इन सब के लिए सिर्फ एक एक एट्रीब्यूट, एक टैग यूज़ होता था, डिव। और डिव को इसी हिसाब से हम क्लासेस देते थे, क्लासेस डिफरेंट दे के उनको डिफरेंट मकसद के लिए यूज़ कर लेते थे। और उससे पहले इस पर्पज़ के लिए टेबल यूज़ होता था। ठीक है, पहले टेबल, फिर उसके बाद डिव आया। डिव के बाद हर एलिमेंट का अपने अपने हर सेक्शन के अपने अपने एलिमेंट यानी अपने अपने टैग्स आ गए। तो ये काम किसने किया? ये हमारे पास HTML5 ने किया। ठीक है, उसके बाद आते हैं जी कि जो लास्ट हमारे पास आज टैग बचा है, वो हमने जो करना है वो है कि इमेज के लिए, इमेज हमने किसी जगह पे लिखना हो, सॉरी इंसर्ट करना हो, तो उसके लिए तो हम IMG करते हैं ना। लेकिन IMG का टैग यानी इमेजेस को आप ख़ास तौर पे उसमें मैनेज करने, अरेंज करने के लिए, सेक्शनिंग करने के लिए उनकी जो टैग यूज़ करते हैं वो फिगर का टैग होता है। ठीक है, फिगर, इसको आपने ऐसे स्टार्ट एंड देन क्लोज। फिगर, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें IMG का एक टैग लगाना है, SRC इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, एंड उसकी आप विड्थ दे दें, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, एंड देन हाइट इज इक्वल्स टू डबल कोट्स, एंड इसको क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है इसमें, मैं एक मिनट एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से इमेज हम एक ले लेते हैं, पिक्चर्स, कॉपी, यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ये 22.jpg यानी 22.jpg फाइल है, इसको मैं यहाँ इंसर्ट करता हूँ, 22.jpg। एंड इसकी जिस तरह से हमने कल इसकी विड्थ की स्केलिंग की थी, उसी तरह से इसको ओपन विद पेंट करेंगे। इसको Ctrl+W प्रेस करूँगा, और यहाँ पे आके 920x381 है, मैं इसको चाहता हूँ 200 पिक्सल इसकी हॉरिजॉन्टल हो जाए, मतलब इसकी विड्थ हो जाए, और 82 इसकी हाइट रखनी पड़ेगी, 200/82। तो मैं यहाँ आऊँगा,
कोड के अंदर, और इसकी 200 बाई 82, 200 विड्थ एंड 82 हाइट रख दूँगा। और अब यहाँ हम इसका डिस्प्ले देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके नीचे थोड़ी सी इसकी डिटेल भी दे जाए। ठीक है, तो ये इमेज की डिटेल दी जाए, तो उसके लिए हम एक टैग इसी के अंदर, ये फिगर के अंदर है, एक तो इसके अंदर सबसे पहले इमेज आपने टैग लगाना होता है, IMG लगाना होता है। उसके बाद जो इसका कैप्शन या इसकी जो डिटेल देनी होती है, उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं फिग कैप्शन। फिग कैप्शन, इसको स्टार्ट्स एंड फिग कैप्शन यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिग कैप्शन के अंदर आप इसका लिख दें जी, देयर आर सम keys इन द इमेज। ये मैं अपने से डिटेल लिख दी है कुछ इसकी। फिग कैप्शन करके मैं लिखूँगा तो उसके बिल्कुल साथ उसी लेवल पे उसका कैप्शन भी दिया होगा। ये कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं फिग कैप्शन जहाँ पे आप जैसे कोई आर्टिकल लिखा है, उसमें एक इमेज आपने यूज़ की और इमेज में कुछ लोग खड़े हुए हैं और आप उन लोगों के नेम और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा एक लाइन में कराना चाहते हैं, जैसे अखबार में अपने न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो यानी एक इमेज होती है, पिक्चर होती है, उसके नीचे उसका कैप्शन लिखा होता है थोड़ा सा। तो सेम वही काम करने के लिए ये फिगर, उसके अंदर IMG लगाएंगे एंड फिर फिग कैप्शन दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हमारा जो लेआउट पढ़ा हमने या जितने टैग्स पढ़े, उनके अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई हो तो यानी क्वेश्चन हो, तो वो यहाँ पूछ सकता है। जो जिसको नहीं है क्वेश्चन, वो नो क्वेश्चन लिख के अभी यहाँ पे मैसेज कर दो। बाकी लोग सुन रहे हैं जनाब, मोहम्मद तकी, यूसुफ, दीपक और उबैदुर रहमान। जी यूसुफ, क्वेश्चन है? यस का मतलब क्या क्वेश्चन है? अच्छा अच्छा, नहीं क्वेश्चन नहीं है, वो क्वेश्चन। दीपक आप बताएं, आपको कोई क्वेश्चन है? सही, एक बस दीपक का आंसर रह गया है, बाकी सबको तो क्लियर है। दीपक क्वेश्चन है कोई तो पूछ लें, या अभी सोच रहे हैं? पता नहीं, उन्हें आवाज़ आ रही है शायद, ये नहीं। अच्छा जी, अब तक अगर आपको ये समझ आ गया है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपको जो बेसिक HTML की नॉलेज वो माशाल्लाह तकरीबन पूरी हो चुकी है, आपकी कंप्लीट है। अब आप इतने एलिमेंट्स आप जान गए हैं कि आप कोई भी वेब पेज डेवलप करने के लिए जितने HTML के टैग्स ज़रूरी होते हैं वो आपको अब सारे आप जानते हैं। अब हम इनको मैनेज किस तरह से करते हैं और वेब पेज कैसे बनाते हैं, ये सेक्शन हमारा होगा CSS का। मेरा ये ख्याल था कि आज का हमारा जो सेक्शन जितना हमने पढ़ा है, ये हाफ हम कल पढ़ेंगे और हाफ आज होगा। इसके अलावा कोई किसी टैग के बारे में कोई ऐसा टैग हो जो आप समझते हो कि कोई वो शामिल होना चाहिए था, या कोई बंदा किसी टैग के बारे में जानता हो तो वो यहाँ पूछना चाहे तो पूछ सकता है। कोई और टैग जो हमने पढ़े उनके अलावा भी पूछना चाहे कोई टैग, तो वो यहाँ पूछ सकता है। कि हो सकता है कि मेरी नज़र से कोई टैग ना गुजरा हो और आप चाहते हो कि वो भी इंक्लूड किया जाए, तो भी आप पूछ सकते हैं।
कि HTML5 से पहले नेविगेशन बार और जितने भी चीज़ें हैं वो सारी div टैग में होती थी। अरेंज div टैग ही करता था सारी चीज़ों। बिल्कुल 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 सही। चलें ठीक हो गया। बिल्कुल मोहम्मद तकी, आपने बहुत अच्छा किया याद दिला दिया। मेरे आई थिंक लिस्ट में शामिल था दोनों लिस्ट बतानी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टैग है, इसके बगैर तो हम नहीं चल सके। बिल्कुल आपने अच्छा किया याद दिला दिया लिस्ट का। अच्छा अभी 11:41 हो गए हैं, तकरीबन हमारे 10 मिनट हमें लगेंगे लिस्ट को समझने के लिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? लिस्ट छोटे से दो टैग्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई इशू तो नहीं है? जिसको नहीं है वो नो लिख दे, जिसको है वो यस लिख दे। अच्छा जी, लिस्ट किसको कहते हैं बेसिकली? मैं वर्ड ओपन करता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी उसमें लिस्ट क्या होती है। इस टाइम कौन कौन से स्टूडेंट हैं? 5 स्टूडेंट हैं। मैं आपको अभी आपके ही नेम की एग्जांपल से समझाता हूँ। यूसुफ, और मैं आपके नेम जो है एक मिनट, सबसे पहले यूसुफ, इसके बाद है तकी, फिर उसके बाद रिंकी, एंड देन दीपक, और फिर उबैद। ये अभी इस टाइम स्टूडेंट जो हैं वो क्लास के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब मैं मुझसे फ़र्ज़ करते हैं कि मैनेजमेंट ये कहती है कि जो स्टूडेंट हैं जैसे बैठे हुए हैं या स्टूडेंट जितने मौजूद हैं उनके नाम मुझे लिख के दे दें, ठीक है। तो मैं कैसे लिख के दूंगा? मैं जस्ट जल्दी से इस तरह से नोट करूंगा और दे दूंगा, ठीक है। मुझे तरतीब देने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है जी। पहले उबैद आना चाहिए या पहले यूसुफ आना चाहिए, फिर तकी, फिर रिंकी एंड दीपक, फिर उबैद। तो ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा जस्ट आप यानी जो जो स्टूडेंट हैं उनके नाम लिख के दे दें। तो क्या करूँगा मैं? आपके नाम लिख के उनको दे दूँगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ऐसी लिस्ट को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। तो अगर मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत नहीं है तो फिर साथ नंबरिंग लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे मैं साथ डॉट्स लगा दूँ, चाहे मैं साथ आपके यानी एंगल ब्रैकेट लगा दूँ, कुछ भी लगा के तो मैं लिस्ट बना के उन्हें सेंड कर दूँगा। ऐसी लिस्ट को कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसमें ऑर्डर देना, तरतीब देना ज़रूरी ना हो। तो उनको कैसे बनाते हैं? ये हमारे पास बुलेट्स जो होते हैं वो हम लगा सकते हैं ऐसी लिस्ट के लिए। उसमें हमारे पास वैरायटी होती है पूरी। हम जैसे ये बुलेट लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, कोई भी लगाना चाहेंगे तो हम कैसे लगाएंगे? यहाँ से बुलेट सेलेक्ट करते हैं और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट इस तरह बना लेते हैं। अब मुझे कहा गया जी कि जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनको आप रोल नंबर वाइज जो है वो अरेंज करके भेजें। आप फ़र्ज़ करें जैसे आप बैठे हुए हैं, यानी जैसे आपकी ये पिक्चर्स आ रही हैं, आपके रोल नंबर्स भी इसी तरह से हैं, ठीक है। यूसुफ का रोल नंबर 1 है, तकी का रोल नंबर 2 है, रिंकी का नंबर 3 है, रोल नंबर 3 है। उसके बाद दीपक का रोल नंबर 4 है, एंड उबैद का रोल नंबर 5 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये लिस्ट मैं नहीं दे सकूँगा, ठीक है। मुझे लिस्ट ये सब को सिलेक्ट करूँगा तो ये लिस्ट देनी होगी कि ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, 3, 4, 5। अब ऐसी ही चीज़ें जिनको ऑर्डर में देना ज़रूरी हो उनकी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। और जिनको ऑर्डर देना ज़रूरी ना हो, ऑर्डर के बगैर भी लिस्ट बन जाए, जिनकी बना दे तो कोई इशू ना हो, उनको कहते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अगर आपने HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी हो तो उसके लिए टैग यूज़ होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं हम? उसके लिए हम ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग लगाते हैं, यानी उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे OL, ऑर्डर्ड लिस्ट। OL का टैग स्टार्ट्स, OL का टैग एंड्स, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? OL का टैग ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए, यानी 1 2 वाली 1 2 3 वाली जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो बनाएंगे। अब फ़र्ज़ करें मैं यही नेम जो है, मैं इधर से ये बुलेट्स ख़त्म कर दूँ, इनको
कॉपी करके ऐसे ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो करना तो इसको ये चाहिए कि जिस तरह से मैंने एंटर किया है इसको ऐसे ही लिस्ट बना देनी चाहिए, ऑर्डर्ड लिस्ट। चेक करते हैं, इसको मैंने सेव किया, इसका यहाँ पे आके व्यू देखते हैं। तो आप ये देखें तो यूसुफ, तकीर, इनकी, दीपक एंड उबैर, ये उसने एक ही लाइन में लिख दिया, तो फिर फ़ायदा तो हमें कोई ना हुआ है इसको लगाने का। उसकी वजह ये है कि हमने डिफ़ाइन नहीं किया कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंटिटी है, एक यानी स्टूडेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है, और ये लास्ट वाला एक स्टूडेंट है। हमें ये डिफ़ाइन करना होगा, तो ये कैसे करेंगे? क्यों हम इसको ये बताएंगे कि ये लिस्ट नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हमें उसको नंबर देने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक इसका चाइल्ड टैग यूज़ करेंगे लिस्ट, कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। यानी कि ये एक तो उसके लिए हम टैग यूज़ करते हैं एल आई का, यानी यू एल सॉरी ओ एल और उसके अंदर एल आई, ठीक है, एल आई। और इसी तरह से हम यहाँ पे भी एल आई, और यहाँ पे होम में फिर एक एल आई का टैग, यानी एल आई टैग स्टार्ट्स और एल आई टैग एंड्स। यहाँ पे और इसी तरह से एंडिंग टैग भी लगा देंगे सबके एंड पे, ठीक है। अब क्या करेगा, अब देखते हैं। अब देखिए, आप तो लिस्ट उसने बना दी है, लेकिन बिल्कुल वैसी लिस्ट बनाई है जैसी हमने ये लिस्ट बनाई थी, 1 2 3 4 5। हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा फर्स्ट नंबर है, कौन सा सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। अब जितनी बड़ी लिस्ट बनाएंगे ये ऑर्डर खुद ब खुद देता जाएगा। जो पहली एल आई होगी उसको नंबर 1, फिर 2, फिर 3 एंड फिर 4। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं जी, मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं, मुझे तो ये वाली लिस्ट बनानी थी, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके बुलेट्स होते हैं स्टार्ट में। तो ये आप सिंपल है, कुछ बड़ा चेंज नहीं आपने करना, जस्ट ओ एल को, ओ एल क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट। अब मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट यू से स्टार्ट होती है, तो यू एल लिखना पड़ेगा। ओ एल की जगह पे क्या लिखेंगे, इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जस्ट ओ एल को हम चेंज कर देंगे, एक चीज़ ओ की जगह पे यू कर देंगे आप, यानी कि ओ एल को यू एल कर देंगे। तो अब हम देखते हैं, ये दोबारा लिस्ट उसने नीचे और एक बना दी, लेकिन अब उसने नंबरिंग नहीं दी, अब उसने डॉट्स यानी बुलेट्स दे दी हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, कि तरतीब के बगैर, ऑर्डर के बगैर हमने एक लिस्ट बना दी है, ठीक है। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर नहीं है नो लिख दे, जिसको क्लियर है यस कर दें जल्दी से, क्योंकि पहले भी बड़ा टाइम हो चुका है।
अच्छा जी, ये क्लियर है सबको। उसके बाद आते हैं जी फर्दर। ये हमारे पास कंप्लीट हो गई जी एच टी एम एल। आप सबको मुबारक हो कि आप एच टी एम एल के बेसिक टैग्स जो हैं वो जान गए हैं अब। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इतने एलिमेंट्स आपको आते हैं कि आप एक वेब पेज जो है वो बना सकते हैं। और मोहम्मद तकी बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो हम मिस करके जा रहे थे वो याद करा दी। चलें ठीक है जनाब, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। आज का लेक्चर तो हमारा तकरीबन डबल हो गया, लेकिन चलें अच्छा हुआ कि सारा कुछ जो है वीकेंड भी था और वो क्लियर भी हो गया सारा कुछ। अब हमारा कल का जो लेक्चर है हमने जो रखा था उसमें ये चीज़ें जो हमने आज स्टफ पढ़ा है ये आधा आज और आधा कल पढ़ना था, तो ये चीज़ें हमने आज कंप्लीट कर ली हैं। इसलिए कल वाला जो लेक्चर है वो नहीं होगा। सैटरडे को हमने एक लेक्चर रखा था, तो आप मैं अभी अपडेट भी कर दूंगा उधर भी। कल का लेक्चर इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।